नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर घटनासार की वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज़ को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कराया जा रहा है और आज इसका 5th पार्ट है। देखिए कहने को ये वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज़ है, लेकिन इसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी के पीवाईक्यू को इंटीग्रेट करते हुए साथ ही साथ मैपिंग को कवर करते हुए काफ़ी होलिस्टिकली कराया जा रहा है। इसके अलावा जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम आईडी यूपीपीसीएस एवरग्रीन को ज्वाइन करके मेरी पर्सनल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको ये पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा किसी को अगर मेंटरशिप की डिटेल जाननी है वो भी मुझे पर्सनल आईडी पे मैसेज करके डिटेल को जान सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी इंटरनेशनल मैरीटाइम स्पेस एग्जीबिशन का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे? लंकावी, मलेशिया। तो याद रखेंगे लंकावी मलेशिया में आयोजित किया गया। अब मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर है। ठीक है, तो मलेशिया की कैपिटल भी याद रखेंगे। और ये मैरीटाइम स्पेस एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? लंकावी, मलेशिया में हुआ। अब आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है? मलाक्का स्ट्रेट है। और बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी शिप पास होते हैं, तो ये स्ट्रेट हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा यूपीएससी में एक बार एक पीवाईक्यू पूछा गया था कि अगर हम मलाक्का स्ट्रेट से पास करते हैं, जैसे मलाक्का स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट से अगर कोई शिप पास होता है तो किस कंट्री से पास होना बहुत ज़रूरी है? तो ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन था? बाली ऑप्शन था, ब्रूनेई ऑप्शन था, जावा ऑप्शन था और सिंगापुर ऑप्शन था। तो आप जब देखेंगे मलाक्का स्ट्रेट के जस्ट पास में एक सिंगापुर कंट्री है, तो सिंगापुर से पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मलाक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड की जगह रॉटरडैम में आयोजित हुआ। अब रॉटरडैम एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूरोप का। ये कौन सी रिवर पर है? ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रिवर का नाम क्या है? न्यू म्यूस, न्यू MUS, न्यू म्यूस रिवर पर है। इसके अलावा आपको नीदरलैंड के बारे में एक दो जानकारी और जाननी चाहिए। देखिए नीदरलैंड का एक सिटी है हेग सिटी, HAGUE। ठीक है, ये इस सिटी को सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों का हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे ये हेग में है और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। इसके अलावा जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ वो कहाँ पे हुआ? रॉटरडैम नीदरलैंड में। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर हाइड्रोजन फ्यूल को आप बर्न करते हो तो क्या बाई प्रोडक्ट बचता है? तो क्या बाई प्रोडक्ट बचता है? वाटर। ये यूपीएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने यूपीएससी के भी देख लिए और डिटेल में भी जान लिया। चलिए अब अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात हो रही है। इसने 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की घोषणा की? तो मारखोर दिवस। अब मारखोर क्या है? एक जंगली पहाड़ी बकरी है और हम ये कहें कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। तो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? मारखोर है। ये एक जंगली पहाड़ी बकरी है और मारखोर दिवस यूनाइटेड नेशन ने कब से मनाने की घोषणा की? 24 मई। अब मैं आपसे पूछता हूं यूनाइटेड नेशन डे कब मनाते हैं? तो आप याद रखेंगे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर को। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली दो अच्छे अनाउंसमेंट किए थे कि 2025 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मनाएंगे और 2026 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर मनाएंगे। तो हम क्या क्या याद रखेंगे इसमें? 24 मई मारखोर दिवस, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे, 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स और 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। तो चलिए अब अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है? देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक डिजीज है, उसका नाम क्या है? गोनोरिया। इसकी दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई गई और किसने बनाई? इंग्लैंड ने बनाई। इस वैक्सीन का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4C मैन बी। ठीक है, 4C मैन बी। अब जब इंग्लैंड का कोई भी करंट अफेयर आ जाए, मैंने हमेशा आपको कहा है इंग्लैंड का या नेपाल का या उत्तराखंड का, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। हमारे एग्जाम में कई बार पूछने जाने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए इंग्लैंड के बारे में हमने वैक्सीन तो देख ली, गोनोरिया, और ये कौन सी डिजीज है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब देखिए एक डिजीज है जो इंग्लैंड की रानियों में होती है, मतलब रॉयल फैमिली में होती है स्पेशली, उसका नाम है हीमोफीलिया। इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसमें फीमेल तो कैरियर होती है, लेकिन जो मेल होता है पूरी तरह से इससे ग्रस्त हो जाता है। और इसमें क्या नहीं होता? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे याद रखेंगे। अब अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जान लीजिए, इंग्लैंड से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आने के चांस। देखिए अभी हमने इंग्लैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, CETA। ठीक है, अब
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है कि इसमें हम इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती हैं इनको लोअर कर देते हैं। और हमने जब इंग्लैंड के साथ CETA साइन किया तो हमने 99% तक इंग्लैंड ने और हमने जो टैरिफ होते हैं उनको कम कर दिया है। ठीक है, अब ये साइन किस डेट को किया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेट देखिए हमारे एग्जाम में डेट बहुत पूछी जाती है तो हमें याद रखनी है। 24 जुलाई 2025 को CETA हमने इंग्लैंड के साथ साइन किया, इसी को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं वो हमें ध्यान नहीं रखनी, बट एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम जो इंग्लैंड के साथ ट्रेड करते हैं बाइलेटरल ट्रेड, ये 56 बिलियन के आसपास करते हैं और इसको डबल करने की बात की गई है। क्या, इसको डबल करने की बात की गई है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आएगा कि जो हमने CETA इंग्लैंड के साथ साइन किया है इसके नेगोशिएशन कब स्टार्ट हुए थे, मतलब इससे रिलेटेड बातचीत हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, तो 2022 से। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ठीक है, अब अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर नेपाल से रिलेटेड है तो ये भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए नेपाल का कौन सा पर्वतारोही है जिसने अपने पिछले रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया और माउंट एवरेस्ट पे वो 31वीं बार चढ़ गया, तो इनका नाम क्या है, कामी रीता शेरपा। इनके नाम में ही काम है, तो इतना काम कर गए कि ये एवरेस्ट पे चढ़ गए। ठीक है, अब देखो नेपाल से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए। क्या बेसिक चीज़ें हैं कि नेपाल इंडिया के साथ कितनी बॉर्डर शेयर करता है, तो नेपाल इंडिया के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के साथ कितना शेयर करता है, तो ये डेटा भी हमारे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, 579 किलोमीटर। याद रखेंगे इतना, 1751 इंडिया के साथ, 579 यूपी के साथ। अब यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल से टच होते हैं। अब आपको मैं काम देता हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से वो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको बताना है, तभी वीडियो बनाने को अच्छा लगता है। ठीक है, क्या आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए सऊदी अरेबिया से रिलेटेड करंट अफेयर है। तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, एक पहल स्टार्ट की है, टूराइज। ठीक है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, किस लिए, सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि हमारे कंट्री में टूरिस्ट काफ़ी आएँ, तो एक 50 साल की एक स्ट्रेटजी बनाई है सऊदी अरेबिया ने, जिसमें काफ़ी डिजिटली इंटीग्रेट किया गया है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, तो एक पहल स्टार्ट कर दी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या रखा है, टूराइज। अब देखिए सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद। तो रियाद से एक चीज़ मुझे याद आती है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये सऊदी अरेबिया से भी पास हो रहा है, उसकी कैपिटल रियाद से पास हो रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसका एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, उसका नाम भी आप याद रखेंगे, रुब अल खाली। रुब अल खाली, ये इसका इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। तो हमने क्या क्या देखा, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद देखी, इस रियाद से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पास हो रहा है, और रूब अल खाली एक इसका इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि कौन सा ऐसा एशियाई कंट्री है जिसने इंडियन सिटीजन्स के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किया है, तो उस कंट्री का नाम क्या है, फिलीपींस। फिलीपींस ने क्या शुरू किया है, 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किए हैं, तो फिलीपींस ने शुरू किए हैं, याद रखेंगे। देखिए फिलीपींस और चाइना का हमेशा डिस्प्यूट होता रहता है, तो कई बार न्यूज़ में आता है। अब फिलीपींस का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है ल्यूजॉन आइलैंड। क्या, ल्यूजॉन आइलैंड, और सबसे बड़ा आइलैंड है फिलीपींस का ये ल्यूजॉन आइलैंड। इस पे एक वॉल्केनो है, ताल वॉल्केनो। ताल वॉल्केनो का नाम हम याद रखेंगे, ल्यूजॉन आइलैंड का नाम याद रखेंगे, और फिलीपींस में है ये। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कौन सा एशियाई देश है जिसने नया वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन इंडिया को दिया है, इंडियन सिटीजन्स को, तो फिलीपींस। आगे चलते हैं। देखिए 46वां एशियान समिट हुआ, ये कहाँ पे हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में। इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, 46वां एशियान समिट हुआ था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी जो बिम्स्टेक समिट हुआ था, बिम्स्टेक समिट कौन से नंबर का था, 6 बिम्स्टेक समिट था, ये कहाँ पे हुआ था, ये थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड ने होस्ट किया था बिम्स्टेक समिट को। ठीक है, अगर मैं यही आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि अभी जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो कौन से नंबर का था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए जब भी कोई करंट अफेयर आप पढ़ो ना तो इंटीग्रेटेड करते हुए पढ़ो, उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें सोचो, एक्टिव रिकॉल करो कि और क्या क्या मैंने पढ़ा है, तो इससे आपकी मेमोरी अच्छी होती जाएगी। अब देखिए कोई भी समिट होता है, ब्रिक्स है, एशियान है, बिम्स्टेक है, तो उसका नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, जो 6 बिम्स्टेक समिट हुआ था ना, उसमें एक पहल स्टार्ट की गई थी, बौद्धि इनिशिएटिव। ये मैंने टेलीग्राम पे और मेंटरशिप ग्रुप दोनों में शेयर किया था कि यहाँ पे बौद्धि इनिशिएटिव क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा इंडिया ने स्टार्ट किया है, BODHI बौद्धि इनिशिएटिव। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है। इसमें क्या करेगा, जो बिम्स्टेक कंट्री के 300 यूथ हैं उनकी इंडिया क्या करेगा, कैपेसिटी डेवलपमेंट करेगा, उनको स्किल, रीस्किल, अपस्किल ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए 72वीं मिस वर्ल्ड
प्रतियोगिता ये कहाँ पर हुई? हैदराबाद में आयोजित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ? हैदराबाद में। और इसका खिताब किसने जीता? मिस थाईलैंड ओपन सुचाता, ओपल सुचाता चुआंगश्री, नाम याद रखना, थाईलैंड की हैं ओपल सुचाता चुआंगश्री, ठीक है। और थाईलैंड की एक इंपॉर्टेंट रिवर भी है, वो भी हम याद रखेंगे, चाओ फार्या, चाओ फार्या। अब देखो थाईलैंड से रिलेटेड मैं आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, यूपीएससी में पहले ये क्वेश्चन आ रखे हैं। एक गल्फ ऑफ सियान, गल्फ ऑफ सियान, गल्फ ऑफ थाईलैंड भी इसको बोलते हैं, तो पूछा जाए गल्फ ऑफ सियान कहाँ पर है? तो थाईलैंड में। एक यहीं पे इस्थमस ऑफ क्रा है, इस्थमस ऑफ क्रा, याद रख, KRA, ये भी कहाँ पर है? थाईलैंड के पास ही है। तो याद रखेंगे इस्थमस ऑफ क्रा और गल्फ ऑफ सियान, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो केवल हमने सुनी होती हैं, कभी ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। इस 5 जून 2025 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसका होस्ट कंट्री कौन सा था? साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया वर्ल्ड प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट डे मनाया गया उसका होस्ट कंट्री था 2025 का, ठीक है। अब साउथ कोरिया से आपने काफ़ी टाइम पहले 2024 में ये सुना होगा, लास्ट ईयर ही सुना होगा, काफ़ी टाइम क्यों, काफ़ी मंथ पहले, कि वहाँ पे रोबोट ने सुसाइड कर ली थी। तो पहला ऐसा रोबोट जिसने सुसाइड की कहाँ पर? साउथ कोरिया में, ये भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने एक बायो मिशन लॉन्च किया है? किस लिए? कि जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट हैं उसका की 3D मैपिंग करनी है। तो वर्ल्ड के फॉरेस्ट की 3D मैपिंग करने के लिए एक बायोमास मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये बायोमास मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें इजीली ऑप्शन क्या बना देंगे? नासा या इसरो। तो याद रखेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऐसा किया है। अभी देखिए हमने 46 एशियान समिट पढ़ा, ठीक है। 46 एशियन समिट कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, समावेशीपन एंड स्थिरता, तो इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, याद रखेंगे, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि ग्लेशियर को प्रिजर्व करने के लिए और कंजर्व करने के लिए एक इंटरनेशनल समिट आयोजित किया गया। वो कहाँ पे किया गया? दुशानबे, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे, वहाँ पे आयोजित किया गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ग्लेशियर, ऐसा लगता है कि हिमालय के पास जो ग्लेशियर हैं वो सिर पे ताज पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये बीटिंग कहाँ पे हुई? ग्लेशियर की, ताज। और कितने हैं वो? 10 ताज हैं। तो 10 ताज कैपिटल हो गई और ग्लेशियर याद हो गया, क्योंकि ग्लेशियर कैसे लगता है कि हिमालय के वो ताज हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से मुकुट हैं। अब देखिए जो हम सेंट्रल एशियन कंट्री पढ़ते हैं उनकी कैपिटल हमको याद होनी चाहिए। जैसे कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अष्टाबाद है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ ताजिकिस्तान की, तो अभी हमने देख ली 10 ताज दुशानबे है। और किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक है। देखिए अगर आपको ये सारी कंट्री की कैपिटल पता है तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब एक कंट्री रह गई उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल आप लोग कमेंट करके बताओगे वो क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखनी है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे ग्लेशियर के प्रिजर्वेशन को लेके एक समिट हुआ, इंटरनेशनल समिट कहाँ पे हुआ? दुशानबे, तजाकिस्तान में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वेनेजुएला, ठीक है। यहाँ पे अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा ऑयल भी मिले हैं। यहाँ पे एक ग्लेशियर है हम्बोल्ट ग्लेशियर, ये बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। क्या हो गया? गायब हो गया है। हम्बोल्ट ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गायब होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो बड़ी बड़ी ग्लेशियर्स होते हैं उनकी एक विड्थ मतलब लेंथ होती है, उस लेंथ से अगर ये कम हो जाते हैं तो वो इस आइस शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हम्बोल्ट ग्लेशियर आइस शीट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे? वेनेजुएला में है। और अभी वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल के भंडार भी मिले हैं। इसके अलावा एक और ग्लेशियर जो न्यूज़ में है उसका नाम भी आप याद रखेंगे, याला ग्लेशियर। ये हिंदुकुश माउंटेन में है और अगर मैं वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताऊं तो ये नेपाल में है। याला ग्लेशियर ये कहाँ पर है? नेपाल में है, याद रखेंगे। ये भी डिसअपियर हो गया है, मतलब बहुत श्रिंक कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था, याला ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में है और स्पेशली हिंदुकुश माउंटेन में है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि चीज़ें आपको लिंक कर सकूँ, ठीक है। अगले करंट अफेयर चलते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र हुआ, यूनाइटेड नेशन असेंबली का 80वां सत्र आयोजित हुआ। इसमें किस देश की पूर्व विदेश मंत्री को अध्यक्ष चुना गया? तो सबसे पहले जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री थी, उनको अध्यक्ष चुना गया। उनका नाम क्या था? एनालेना बेयरबाक। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, एनालेना बेयरबाक, ठीक है। ये किसी से बैर नहीं रखती थी इसलिए इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। तो कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी है और याद कर लेना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है कि जो विंड पावर है
उसमें जर्मनी को छोड़ते हुए विंड पावर के प्रोडक्शन में 3rd रैंक हासिल कर ली है और जर्मनी 4th रैंक पे पहुंच गया है। फर्स्ट 2nd रैंक आप बताओगे, 3rd मैंने इंडिया बता दी, 4th जर्मनी हो गया है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंडिया की 3rd रैंक है, एक सेकेंड, जैसे इंडिया की 3rd रैंक है तो इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम मेंस में कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे, एक बार इसको रेज कर दूं। ठीक है, देखिए भारत का पड़ोसी देश सबको पता है कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश में कैसी सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना को हटा दिया गया और इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। उसके हेड कौन बने, मोहम्मद यूनिस बने। ठीक है, मोहम्मद यूनिस, अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, कि वहाँ पे जो नोट थे, तो जो बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जो तस्वीर थी उसको नोटों से हटा दिया गया और नई चीज़ों को छाप दिया गया। क्या क्या, प्राकृतिक दृश्य को, पुरातात्विक स्थल को और हिंदू बौद्ध मंदिर को। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू बौद्ध मंदिर को की तस्वीरें छापी गई। ठीक है, अगर मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ यहीं पे, बांग्लादेश से रिलेटेड लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि बांग्लादेश डे, अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने कहा है कि हम बांग्लादेश डे कब से मनाएंगे, 8 अगस्त से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 8 अगस्त से मनाएंगे। ठीक है, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद यूनिस। देखिए इनको 2006 में मोहम्मद यूनिस को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। किस लिए मिला था, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था। ग्रामीण बैंक को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ग्रामीण बैंक से रिलेटेड ये है कि उन्होंने छोटे छोटे लोन देने की बात की थी, स्मॉल क्रेडिट। ठीक है, या माइक्रो क्रेडिट, बेसिकली टेक्निकल टर्म है, माइक्रो क्रेडिट देने की बात की थी, जिससे कि रूरल इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये कब का कॉन्सेप्ट है, 1976 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तब से ये कॉन्सेप्ट आया था और इनको 2006 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि माइक्रो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट या ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट या स्मॉल लोन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, याद रखेंगे इतना। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको ध्यान में इस तरीके से ही पढ़ना है जिससे कि चीज़ें आप इंटीग्रेट कर सको एग्जाम में और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। देखिए रिसेंटली किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया, मतलब रशिया ने रिसेंटली क्या किया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनमैन्ड आर्म व्हीकल को लॉन्च करने की तकनीकी का पेटेंट करा लिया। ठीक है, अब मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रशिया और चाइना के बीच में कौन सी रिवर है जो बॉर्डर बनाती है। देखिए एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती है, तो रियो ग्रांडे। अगर यहीं पे आपसे पूछूं रशिया और चाइना के बीच में, चलो ए से नाम शुरू होता है, अमूर रिवर, चलो आप जान लीजिए, ये मैं यही बता दे रहा हूँ, अमूर रिवर बॉर्डर बनाती है। ठीक है, याद रखेंगे इतना। आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज़, हमने रसिया की मदद से 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो देखिए 1975 और 2025 कितने साल हो गए, 50 साल हो गए। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट आपको बतानी है कि आर्यभट्ट सैटेलाइट किस डेट को लॉन्च की गई थी। ठीक है, आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ, इस तरीके से पढ़ो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में, देखिए साउथ कोरिया में क्या हुआ, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, उसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए, तो कौन जीता, ली जे म्यांग। ठीक है, ली जे म्यांग। अभी साउथ कोरिया के बारे में मैंने आपको फिर भी बताया था कि वहाँ पर रोबोट ने सुसाइड कर ली थी, पहला रोबोट ऐसा। इसके अलावा आपने देखा साउथ कोरिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्ट कंट्री भी था। तो इतने सारे करंट अफेयर आपने देख लिए। जब भी आप नोट्स बनाओ साउथ कोरिया ऐसे लिखो और यहाँ से 3 एरो निकालो, ये 3 करंट अफेयर एक जगह लिख लो। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनको क्या किया गया कि मीडिएशन के लिए एक अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया। अब किसके बीच में मीडिएशन कराना था, तो जर्मन ऊर्जा कंपनी थी, उसका नाम था विंटरसॉल, और रशिया के बीच में मीडिएशन कराना था। तो उसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसको चुना गया, डीवाई चंद्रचूड़ को। बस इसमें इतना याद रखना है, डीवाई चंद्रचूड़ जी का नाम याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली क्या किया, कई सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों पर अमेरिकी यात्रा करने के लिए बैन लगा दिया। तो याद रख लेना 12 देशों पर, और ये जून की न्यूज़ है, 9 जून 2025 की। तब उन्होंने एशियाई और अफ्रीकन कंट्रीज़ पर बैन लगा दिया कि वहाँ के सिटीजन इंडिया में आ नहीं सकते। ठीक है, अब एक और चीज़ जो बहुत न्यूज़ में थी, देखिए एक बंदे का नाम है कैरी बोकर। ठीक है, सी नाम याद रखना, कॉरी बोकर, BOOKER। इन्होंने सबसे लंबा भाषण अभी तक का अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा भाषण दिया और ट्रंप
के अगेंस्ट में, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, कॉरी बोकर, इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट स्पीच दी इन्होंने सीनेट में, ठीक है। ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किसने की, मतलब क्रिप्टो करेंसी बेस्ड टूरिज्म पेमेंट प्रणाली, टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किसने स्टार्ट किया, भूटान ने। देखिए, हमारा नेबरिंग कंट्री कुछ भी करता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो उसने नेशनल लेवल पे क्या किया, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया टूरिज्म के लिए स्पेशली, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूटान वैसे भी लो वॉल्यूम हाई वैल्यू टूरिज्म पे बिलीव रखता है। लो वैल्यू मतलब कि कम लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लगा दो तो आपकी कंट्री में कम लोग घूमने आएंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मेंस में यूज़ करते हैं टूरिज्म वाले चैप्टर में। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेड मतलब शीर्षक क्या रखा गया, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इज इन द एज ऑफ एआई, इन द एज ऑफ एआई। एक बार रिपीट करता हूं, ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई, ठीक है। ये याद रखेंगे, इसका शीर्षक ये था। आगे चलते हैं। देखिए, इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंटली किसने बनाई, चीन ने बनाई। क्योंकि देखो, वर्ल्ड में इतने सारे विवाद चल रहे हैं और जहाँ भी मीडिएशन होता है यूरोप में जाना पड़ता है या वेस्टर्न कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो यूरोप ने अपने यहाँ ही चीन में एक इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर बनाया है। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिक्स की मीटिंग्स कहाँ पे हुई थी, जो एग्रीकल्चर वाली ना, इसका ये विषय इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद नहीं रखना, ठीक है। बट आपको ये कमेंट करके बताना है कि ब्रिक्स की जो रिसेंट मीटिंग है वो कहाँ पे हुई और कौन से नंबर की है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, पहला मानव मूत्राशय, फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर का ट्रांसप्लांटेशन किया गया कहाँ पे, तो अमेरिका के जो सर्जन्स थे उन्होंने किया। तो याद रखना, फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर का ट्रांसप्लांट अमेरिका के सर्जन ने किया। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का ऐसा पहला देश जहां पर अप्रैल 2025 में पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, चीन में। क्योंकि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए भी थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम न्यूक्लियर से बिजली भी बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। अब देखिए, 2022 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, क्या मोनाजाइट्स जो थोरियम है, थोरियम कहाँ से आता है, तो थोरियम आता है मोनाजाइट सैंड से। ये इंडिया के कुछ कोस्टों पे मिलती है, जैसे केरल है, आंध्र प्रदेश है, इन कोस्टों पे, ये तमिलनाडु है, इन कोस्टों पे मोनाजाइट सैंड मिलती है और इसमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। इसी से क्या निकलता है, थोरियम निकलता है और रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं। यही क्वेश्चन क्या आया था, यूपीएससी 2022 में आया था। तो हम याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो मोनाजाइट सैंड है वो कोस्टल एरिया में मिलती है, बट इंडिया के जितने भी कोस्टल स्टेट हैं सब कोस्टल स्टेट में नहीं मिलती, कुछ कुछ कोस्टल स्टेट में मिलती है, जैसे केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो यूपीएससी जो स्टेटमेंट दिया था उसमें एक आ गया था कि सारे कोस्टल स्टेट में मिलती है, मोनाजाइट सैंड नहीं, और मोनाजाइट सैंड से ही हम थोरियम निकालते हैं और इंडिया की न्यूक्लियर पावर के लिए थोरियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए फिर एक क्वेश्चन है कि हम थोरियम, जैसे हमारा जो न्यूक्लियर स्टेज प्रोग्राम है वो 3 स्टेज प्रोग्राम है, तो हमें जो थोरियम की ज़रूरत पड़ती है वो कौन सी स्टेज में पड़ती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अगर नहीं बता पाओगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। बाकी जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, यूपीपीसीएस एवरग्रीन, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और मेंटरशिप की जिसको डिटेल चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू जान सकता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।